विदेशियों कंपनियों का आगमन हमने देखा और क्रमबद्ध रूप से हमने सारे विदेशी कंपनी को देखा, क्या वजह रही कर्नाटक के उद्वार की, किस तरह से वर्चस्व की लड़ाई में फ्रांस की हार होती है और ब्रिटिश प्रभुत्व भारत पे स्थापित हो जाता है। आज हम देखते हैं कि ब्रिटिश कंट्रोलिंग इंडियन टेरिटरी थ्रू रीजनल टेरिटरी, ब्रिटिश कंट्रोलिंग इंडियन टेरिटरी थ्रू रीजनल टेरिटरी। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं रिंग्स फेंस थ्योरी। रिंग्स फेंस थ्योरी ये क्या है, इसको हम समझते हैं। थ्योरी या पॉलिसी भी बोला जाता है, रिंग्स फेंस पॉलिसी। रक्षा घेरे की नीति, रक्षा घेरे की नीति। 1757 से स्टार्ट होती है और 1813 तक उनकी क्या पॉलिसी रहती है। 1757 से 1833 खलासी की ब्रिटिशर्स ने देसी रियासतों को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग नीतियां बनाई। सबसे पहले तो उन्होंने सुरक्षा घेरे की नीति अपनाई, जिसे हम रिंग्स फेंस पॉलिसी के नाम से जानते हैं। उसको अपनाया जो 1757 से प्रारंभ होकर 1813 तक रही। इस नीति के तहत वेलेजली की सहायक संधि के द्वारा ब्रिटिश क्षेत्र के चारों ओर देसी रियासतों का सुरक्षा घेरा बनाया। इस संधि के तहत रियासतों में ब्रिटिश रेसिडेंट्स की नियुक्ति की गई और उसके नेतृत्व में सेना रियासतों के खर्चों पर रखी जाती थी। अब खुद सोचिए, जब देश मेरा सब कुछ मेरा, ब्रिटिशर्स आते हैं, अपने रेजिमेंट को देसी रियासत के सामने रखते हैं, बोलते हैं कि आप उनसे, आपके पड़ोसी देसी रियासतों से खतरा है, उस नवाब से खतरा है, और पॉलिसी में आके उनके झांसे में आके वो मान जाते हैं। वो बोलते हैं अंग्रेज हमारे लिए अच्छे सोच रहे हैं और धीरे धीरे रखने लगते, लेकिन खर्चा भी कौन दे रहा? नवाब दे रहे हैं, वहां के शासक दे रहे हैं। उन्हें विशाल सेना ऐसा करने से, देसी रियासतों में ब्रिटिश सेना की नियुक्ति करने से, मतलब रेसिडेंस बनाने से उनको दो लाभ मिलती है। पहला, उन्हें विशाल सेना बिना खर्च के मिल जाती है। ब्रिटिश देसी रियासतों के घेरे सुरक्षित होते हैं, जो भी उन्होंने पोर्ट सब बनवाया है। 1813 के बाद ब्रिटिश की नीति बदलती है। अब वे देसी रियासतों को अपने अधीन बनाना चाहते हैं, उन्हें ब्रिटिश प्रभुसत्ता के अंदर लाना चाहते हैं। इसलिए इस नीति को पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट सेपरेशन कहते हैं। पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट सेपरेशन के तहत हम डलहौजी के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति को देखते हैं, जिसके तहत वैध उत्तराधिकारी को भी मान्यता दी गई। गोद लिए हुए बच्चे का, जो नवाब जिनके अपने बच्चे नहीं होते थे गोद लेते थे, और उस गोद लिए हुए बच्चे को मान्यता नहीं दी गई। जो उनके बच्चे होते थे उन्हीं को मान्यता दी जाती और गोद लिए हुए बच्चे को अवैध घोषित कर दिया जाता था, अमान घोषित कर दिया जाता था। 1857 में जब क्रांति होती है, क्रांति के बाद बहुत कुछ बदलता है। 1858 के बाद रियासतों के प्रति नीति एक बार फिर से
बदलती है, क्योंकि 1857 की क्रांति में अनेक देशी रियासतों के राजाओं ने ब्रिटिशर्स को सहायता प्रदान की थी। जो देशी रियासत के राजा ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था, उन्होंने उस समय के जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने क्या कहा, उनके लिए क्या स्टेटमेंट दिया था? कैनिंग थे। कैनिंग ने उन्हें तरंगों में अवरोध कहा और योगदान के लिए उन्हें स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी। अब अंग्रेजों ने इन्हें रियासतों के साथ सहयोग और समन्वय की नीति का लाने का निर्णय दिया। जो अंग्रेजों के विरुद्ध थे उन्होंने इस क्रांति में 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट किया और जो अंग्रेजों का साथ दिया उसे स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि लॉर्ड कैनिंग ने दी। इस न्यू पॉलिसी के अधीनस्थ सहयोग की नीति को पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट सप्रेशन कहा जाता है। इस नीति के तहत इन रियासतों को आश्वासन दिया गया कि उनके अधिकार और स्वायत्तता की सुरक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटिशर्स करेंगे। 1928 में एक कमेटी गठित होती है, हार्ट कोट बटलर कमेटी। इस कमेटी ने 1857 के आश्वासनों को फिर से दोहराया और 1946 में जो कैबिनेट मिशन आई थी, कैबिनेट प्रस्ताव में देशी रियासतों को यह विकल्प दिया गया, वे चाहे तो स्वतंत्र रह सकते हैं, लेकिन कैबिनेट मिशन और माउंटबेटन प्रपोजल्स और 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में इसी बात को दोहराया गया था कि आप चाहे तो स्वतंत्र रहे, भारत में मिले या पाकिस्तान में मिले। तो इस तरह से तो हम देख लेते हैं सहायक संधि के तहत मिलने वाले देशी रियासत कौन कौन से हैं। सहायक संधि के तहत सबसे पहले निजाम 1857, दूसरा गायकवाड़, तीसरा देशी रियासत जो है मैसूर, अवध, मैसूर, अलवर और अवध, अलवर और अवध। नेक्स्ट भोसले, सिंधिया, भोसले, सिंधिया। कभी कभी इनकी एग्जामिनेशन में मैचिंग भी आ जाती है, इसलिए मैं डेट भी ईयर भी लिख देता हूं। निजाम जो थे हैदराबाद के थे, हैदराबाद के निजाम 57 लिख दिया हूं। 1798 में सहायक संधि के तहत पहला देशी रियासत जो विलय हुआ था वो ब्रिटिशर्स में निजाम था गायकवाड़ 1799, मैसूर 1799, अलवर और अवध भी 1801 में एक्सेप्ट किए थे इस संधि को, भोसले 1803 और सिंधिया 1804। भोसले जो थे नागपुर के थे और सिंधिया इंदौर के थे। ठीक, ये सहायक संधियों का क्रम है जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। अब हड़प नीति के तहत मिलने वाले राज्य कौन कौन से थे देशी रियासत, उसको भी देख लेते हैं। हड़प नीति के तहत हड़पे गए राज्यों का क्रम। हड़पे गए राज्यों का क्रम। सतारा 1848, दूसरा जो था जयपुर और संबलपुर, जयपुर और संबलपुर 1849। नेक्स्ट
उदयपुर, झांसी, बघाट, उदयपुर, झांसी, नेक्स्ट नागपुर और अवध। नागपुर और अवध, ठीक। 1850 घाट 1850 में, और उदयपुर 1852, 1853 में झांसी, और 84 और 85, 84 में नागपुर और 1856 में अवध। बहुत ही गलत तरीके से, जबकि इनका परम मित्र था अवध। कुशासन के आधार पर इसको हड़पा गया था, कुशासन के आधार पर मिलाया गया था ब्रिटिश राज अवध को, जबकि बहुत वफादार था अवध, ठीक।